पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता नीला ग्रह है, वो आज से 4.5 से 5 बिलियन साल पहले स्पेस में महज एक डस्ट का क्लाउड हुआ करता था। जी हाँ, डस्ट पार्टिकल का सिर्फ एक बादल जिसमें ज़मीन, पानी, हवा, इन सब का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर बादल से लेके एक सॉलिड स्फीयर में ये आखिर तब्दील कैसे हुआ? क्यों काफ़ी सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि डस्ट के क्लाउड के बाद जो हमारा प्रोटो अर्थ या फिर सिंपल भाषा में कहूँ तो रॉ अर्थ बना था ना, वो हमारी आज की पृथ्वी से 4 गुना छोटा और लाल दहकता लावा से बना हुआ था। जब पृथ्वी इतनी छोटी थी तो फिर उसमें इतना सारा मैस आखिर आया कहाँ से? और अगर उस वक्त पृथ्वी पर दहकता हुआ लावा ही था तो फिर कैसे एक डस्ट का क्लाउड इतना गर्म हुआ और कैसे फिर बाद में वो ठंडा हुआ जिसकी बदौलत पृथ्वी पर जीव पनप पाए? सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियांशु और आज यही जानने वाले हैं कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और आज जो आप देख पाते हो नीला हरा ग्रह, ये कैसे बन पाया। इन दिस टुडेज वीडियो टाइटल्ड हाउ वाज द अर्थ फॉर्म्ड। अब फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक तरह से अर्थ के बायोग्राफी पे नजर डालने वाले हैं जो सच में काफी यूनिक होने वाली है, क्योंकि शायद ये इकलौती ऐसी बायोग्राफी होने वाली है जो किसी के पैदा होने से पहले की स्टोरी को बयां करती हो। वैसे अपनी पृथ्वी की ये बायोग्राफी जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट ने 1755 में अपनी बुक यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवंस में लिखी थी। पर फिर इस बुक में लैपलेस, जो कि एक फ्रेंच स्कॉलर थे, उन्होंने 1797 में कुछ चेंजेस लाए और फिर इनकी ये बुक आज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस बन गई है, क्योंकि इस बायोग्राफी में उन्होंने सोलर न्यूक्लियर डिस्क मॉडल यानी कि SNDM के मदद से अर्थ के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया था। ये एक ऐसी हाइपोथेसिस है जो क्लियरली सब कुछ बताती है कि कैसे हमारा सोलर सिस्टम एक डस्ट के क्लाउड से हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व होते होते डिस्क फॉर्म हुआ और फिर बाद में सॉलिडिफाई हुआ। और ये एक्सप्लेनेशन काफी लॉजिकल है। क्या बोलते हो पब्लिक, शुरू की जाए अर्थ की ये बायोग्राफी? SNDM मॉडल के मुताबिक आज से अराउंड 6 बिलियन साल पहले जहां हमारा आज सोलर सिस्टम जिस जगह पे है वहां बस एक बड़ा डस्ट और गैस का क्लाउड हुआ करता था। और आज हम ऐसे ही डस्ट और गैसेस के क्लाउड को टेक्निकली नेब्यूलाज कहते हैं। स्पेस में मौजूद ये नेब्यूलाज हम थे, मतलब एक तरह से आप इसे जन्नत के बादल भी कह सकते हो, क्योंकि इसी के थ्रू तो हम यूनिवर्स में पैर रखने वाले थे। ऐसे नेब्यूलाज कई बिलियन ईयर्स में ब्लास्ट हो रहे स्टार्स और ब्लैक होल से निकले मैटर से बने होते थे। तो जैसे जैसे हमारे इस नेब्यूला में अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ता गया, वैसे वैसे नेब्यूला की ग्रेविटी भी बढ़ती गई और अपना ये नेब्यूला स्फेरिकल शेप में आने लगा, एक गोल शेप में। क्यों? क्योंकि हमारे पास आज एक इक्वेशन है ग्रेविटी का, विच इज G=gmm/r²। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ग्रेविटी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उस वक्त स्टार के ब्लास्ट और ब्लैक होल से निकले मैटर से अपने नेब्यूला में मैटर बढ़ता ही जा रहा था, यानी कि मास बढ़ रहा था। पर तभी इत्तेफाक कहो या फिर अपना नसीब, हमारे नेब्यूला के नजदीक मौजूद एक बहुत ही बड़ा स्टार सुपरनोवा में बदल गया। और मैंने यहाँ पर नसीब क्यों कहा पता है? क्योंकि ब्लास्ट से निकला हुआ शॉक वेव इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने अपने नेब्यूला के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ही कोलैप्स कर दिया और पूरे सिस्टम को एंगुलर मोमेंटम मतलब रोटेशनल वाला मोशन दे दिया। मतलब अब तक जो क्लाउड ऑलमोस्ट एक सर्कल जैसे शेप का था, वो एकदम से फ्लैट डिस्क के जैसा बन गया जिसमें कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं थी। सो अब जब कोई सेंट्रल ग्रेविटी ही नहीं थी सारे मैटर को पकड़ के रखने के लिए, तो नेब्यूला का सारा मैटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे यूनिवर्सल डिस्क में। अब जहां जहां मैटर काफी डेंस था वहां वहां और भी ज्यादा मैटर गैदर होने लगा, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बढ़ना यानी उसका मास बढ़ने से उसकी ग्रेविटी भी बढ़ जाती है और इसी ग्रेविटी के बढ़ने के वजह से और भी ज्यादा मैटर जगह जगह पर गैदर होने के वजह से नेबुलर डिस्क का सर्कमफेरेंस सिकुड़ने लगा था। और छोटे सर्कमफेरेंस का मतलब होता है इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम, मतलब जो रोटेशनल मोशन हमें मिला था वो और भी तेज हो गया। अब आई नो फ्रेंड्स, इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बाउंसर गए होंगे, पर आप इस वीडियो को पॉज करके वापस से गो थ्रू कर सकते हो।
आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। बट अब इसे और भी बेहतर से समझने के लिए मैं आपको ये क्लिप दिखाता हूँ। इस क्लिप को ध्यान से देखो। जब उस लड़की ने अपने हाथों को फैलाया तो उसकी सर्कमफेरेंस बढ़ गई, जिसके वजह से हवा का रेजिस्टेंस भी बढ़ गया और उसका एंगुलर मोमेंटम या सिंपली रोटेशनल स्पीड घट गया। अब जैसे ही उसने अपने हाथ अंदर किए, उसका रेजिस्टेंस कम हो गया और रोटेशनल स्पीड इंक्रीज हो गया। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इस प्रिंसिपल को बेली डांसर्स काफी अच्छे तरह से यूज करते हैं। अब अगर आपकी दिमाग की बत्ती जल चुकी है कि कैसे डिस्क की स्पीड बढ़ी, तो चलिए वापस से आते हैं हमारे स्टोरी पर। जैसे ही डस्ट क्लाउड से बनी ये डिस्क घूमने लगी, बिल्कुल किसी साइक्लोन की तरह, उसके सेंटर में एक वर्टेक्स बनने लगा जो हर चीज को सेंटर की ओर खींच रहा था। इसे देखते ही देखते ज्यादातर मैटर सेंटर की ओर गैदर होने लगा। सेंटर में भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां का प्रेशर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया। एंड नाउ एज वी ऑल नो, आई नो कुछ लोगों को नहीं पता होगा, गैल लुसैक्स ये कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जब सेंटर में प्रेशर बढ़ा तब वहां का टेम्परेचर भी बढ़ गया होगा। और जब इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर गैसेस और मैटर पर पड़ेगा तो भाई उन्हें आपस में रिएक्ट करने से पूरी कायनात भी नहीं रोक सकती है। इसीलिए जब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के संपर्क में आए तब उनके बीच न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और हीलियम मॉलिक्यूल्स बनने लगे। और ये वही रिएक्शन है जो आज हमारे सन में हमें देखने को मिलता है। यानी बेसिकली इतनी देर से ये इंटेंस प्रेशर, टेम्परेचर और न्यूक्लियर फ्यूजन एक्चुअली गर्म चिड़चिड़े बेबी सन को भी पैदा कर रहा था। और इसके पैदा होते ही इस बेबी सन का नाम रखा गया प्रोटो स्टार। और इस चिड़चिड़े प्रोटो स्टार का ख्याल रखने के लिए जो चीज अपॉइंट की गई थी ना, उसका नाम था प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क, यानी डस्ट पार्टिकल, गैसेस और सॉलिड ऑब्जेक्ट की एक ऐसी डिस्क जो उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सैटर्न प्लैनेट के अराउंड कैसे इर्द गिर्द सॉलिड ऑब्जेक्ट या फिर एस्टेरॉइड्स घूमते रहते हैं, बस यही चीज बट एक लार्ज स्केल में। अब भाई लोग इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में मेटल्स और सिलिकेट्स ही ऐसे सब्सटेंसेस थे जो बेबी सन के मूड स्विंग को झेल सकते थे, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए वो ये बेबी सन के पास रहने लगे। और इवेंचुअली ग्रेविटी के वजह से उन्होंने अपने पास मौजूद मैटर को अट्रैक्ट किया और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स लाइक मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स बने। जो मॉलिक्यूल्स दिल से सेंसिटिव थे वो प्लैनेटरी डिस्क में बेबी सन से दूर रहने लगे। पर इन नाजुक मॉलिक्यूल्स की तादाद मेटल्स और सिलिकेट से ज्यादा थी, इसीलिए वो बेबी सन से दूर गैस जायंट्स जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून बन गए। अब जब प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क की जायदाद में बंटवारा हो चुका था, बचे खुचे मॉलिक्यूल्स जिन्होंने अब तक डिसाइड नहीं किया था कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, वो आज भी एस्ट्रॉइड के फॉर्म में भटकते रहते हैं अपने एस्ट्रॉइड बेल्ट, काइपर बेल्ट या फिर ओर्ट क्लाउड्स में। वैसे फ्रेंड्स, हमने ये तो देखा कि मेजॉरिटी मेटल्स और सिलिकेट्स ने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बनाए, लेकिन क्या ये एकदम से हो गया? जी नहीं। फ्रॉम द टाइम व्हेन प्रोटो स्टार वाज बोर्न, तब से लेकर छोटे छोटे रॉक्स बने जो एक दूसरे से हर वक्त टकराते रहते थे। इन्हीं कांस्टेंट टकराव ने आगे चलकर 5 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को जन्म दिया। जी हाँ, 5 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ गलत बोला, बट मैंने सही कहा। पहले 5 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हुआ करते थे, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स और थिया। यस, थिया। मार्स से जो प्लैनेट 4 गुना बड़ा हुआ करता था, जो गलती से हमारे नवजात चांद जितने छोटे अर्थ से टकराया, जिसके वजह से हम जैसे जीव जंतु बने, जिसके वजह से खूबसूरत दिखने वाला चांद बना और जिसके वजह से हमारा नीला हरा ग्रह हैबिटेबल हो पाया। टकराव इतना जबरदस्त था कि थिया के कुछ पार्ट और अर्थ वैसे तो फ्यूज होकर एक ही बड़ा सा प्लैनेट बन गए और उस कोलिजन के वक्त छोटा टुकड़ा बाहर उड़ गया। बट जानते हो वो छोटा टुकड़ा आज के दौर में क्या है? अगर आप चांद सोच रहे हो, देन यू गेस इट राइट, आज वो हमारा चांद है। और इस कोलिजन को आज सब जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस या बिग स्प्लैश के नाम से जानते हैं। बिग स्प्लैश के बाद अब हमारा अर्थ 7.7 बिलियन लोगों के रहने जितना बड़ा हो गया था। पर एज यू नो, अंकल बेन
आइंस्टाइन ने कहा था, पीटर, बड़े साइज के साथ आती है बड़ी इंटेंस ग्रेविटी। जोक्स अपार्ट गाइस, तो हुआ यूं कि बड़े प्लैनेट की बढ़ी हुई ग्रेविटी ने आसपास के एस्ट्रॉइड को अर्थ के तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। एस्ट्रॉइड जैसे किसी बारिश के तरह पूरे पृथ्वी पर बरस रहे थे। उस वक्त पृथ्वी के पास तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं था जो इन एस्ट्रॉइड से उसे बचाता, और इस कई हजार सालों तक चलने वाले एस्ट्रॉइड बम्बार्डमेंट ने पूरे पृथ्वी को जैसे कोई मोल्टन प्लैनेट बना दिया, राइट फ्रॉम टॉप लेयर टू द बॉटम। और क्यों? क्योंकि टकराव से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती और वो एनर्जी अर्थ को गर्म कर देती। अब जरा सोचो कितने एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर गिरे होंगे जिसने अर्थ को सॉलिड से लिक्विड मोल्टेन लावा के स्टेट में बदल दिया था। और फिर जो हुआ था वो था छांटने वाला पार्ट। मतलब अब जब पूरी पृथ्वी काइंड ऑफ लिक्विड स्टेट की हो चुकी थी तो उसके वजह से जो हेवियर और डेंसर एलिमेंट्स थे वो सिंक हो गए और हल्के लेस डेंस मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आने लगे। और इसीलिए आज हमारे अर्थ का पूरा मैटर अलग अलग लेयर्स के फॉर्म में दिखता है। दिमाग की बत्ती जली, मतलब इनर कोर, आउटर कोर, इनर मेंटल, आउटर मेंटल और क्रस्ट। इस पूरे प्रोसेस के दौरान गैसेस जो कि बेसिकली सबसे कम डेंस थे वो क्रस्ट से भी ऊपर उठे और उन्होंने बनाया हम जैसे जीवों को पनपने के लिए रिक्वायर्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन। यानी कि उन गैसेस ने मिलकर बनाया अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर का एक शील्ड। पर ऐसी जलती हुई पृथ्वी और उसके टॉक्सिक फ्यूल से बना एटमॉस्फेयर अभी भी लाइफ को पालने लायक नहीं बना था। इसीलिए उसे कुछ और देर लाइफ की डिलीवरी को डिले करना पड़ा। कुछ अच्छे खासे सालों बाद जब स्पेस में एस्ट्रॉइड्स कम हुए, जब एस्ट्रॉइड बम्बार्डमेंट पूरी तरह से रुक गया और जब अर्थ का टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होने लगा, तब लाइफ को पैदा होने का मौका मिल गया। पर ये हुआ कैसे? सो फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर में मौजूद सल्फेट्स, हाइड्रोकार्बन और अन्य गैसेस के रिएक्शन ने पानी तो बना के रखा था, पर वो इंटेंस हीट के वजह से अब तक वेपर्स के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में ही फ्लोट हो रहा था। और जब अपनी पृथ्वी पूरी तरह अच्छे से ठंडी हुई तब जाके उन वेपर्स को कंडेंस होने का मौका मिला और फाइनली जिसने सबसे पहले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को जन्म दिया। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के मदद से सल्फर कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन को डाइजेस्ट करके हवा में ऑक्सीजन रिलीज करने लगे। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक गैसेस कम हुई और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगा। बट बढ़े हुए ऑक्सीजन कंटेंट ने इवेंचुअली ओजोन यानी कि O3 के लेयर को बनाया। ये वैसे तो हमारी पृथ्वी के लिए एक अच्छी खबर थी, पर अब तक पल रहे फोटोसिंथेटिक ऑब्लिगेट एनारोब्स जो ऑक्सीजन भर रहे थे हमारे एटमॉस्फेयर में, उनके लिए अच्छी खबर नहीं थी। वो ऑक्सीजन वाले एटमॉस्फेयर में जिंदा नहीं रह सकते थे क्योंकि ऑक्सीजन उनके लिए एक तरह से पॉइजन था। इसीलिए ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो अब तक इस पृथ्वी को रहने लायक बना रहे थे वो चल बसे। पर इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो इस बदलते हुए एटमॉस्फेयर के साथ इवॉल्व हुए। फ्रॉम प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया से आज के प्रेजेंट यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर क्रीचर्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल तक। और इन सब चीजों में फ्रेंड्स मुझे एक चीज सबसे ज्यादा फनी लगी कि ऑलमोस्ट 5 बिलियन ईयर्स लग गए पृथ्वी को लाइफ पालने लायक बनने में, और बस 5 दशकों में हमने उसे बर्बाद करके ना रहने लायक बना दिया। जस्ट थिंक अबाउट इट गाइज। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। साथ साथ अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो ब्रूस वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कर लेना ताकि आने वाली कोई भी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।